वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो क्लास 12 वाले बच्चों के लिए अकाउंटेंसी का एक खास चैप्टर, पहला चैप्टर है जिसमें बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए खास वीडियो है, क्योंकि मैं आज जो बात करने वाला हूँ फुल रिवीजन, उस चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और इसमें हम लोग देखने वाले बच्चा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी, जो कि एग्जामिनेशन 2026 में मतलब कुछ ही दिनों के बाद जो होने वाला है वो किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग फुल चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं, कुछ थियोरेटिकल और कुछ न्यूमेरिकल के साथ, और क्या क्या ध्यान रखना है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात ये बच्चा, जो आखिर ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो जैसे कि मालूम होना चाहिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात करने जा रहे हैं ये सिर्फ वेलफेयर के लिए ही किया जाता है। तो आप लोग इसमें क्या क्या आपको रिविजन करने, थोड़ा ध्यान से सुन ले, सारे के सारे हम लोग करने वाले हैं। देखो पहली बात ये, these are the institutions that are set up with a general specific object, मतलब ये विशेष अधिकार के लिए अगर कहा जाए इस ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया जाता है। इसका मोटिव जो है बिल्कुल प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। इसका मोटिव जो होता है बच्चा वो बोला गया सर्विसेज इन प्रोवाइडिंग अदर सोशल एक्टिविटीज टू हेंस द वेलफेयर ऑफ जनरल पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब इसका खास अगर बात करें, जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बातें करें, वो होता है वेलफेयर, मतलब दूसरों को मदद करने के लिए बनाया जाता है ये ऑर्गेनाइजेशन। ये स्पेशल टाइप्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसमें बोला गया है ऑर्गेनाइजेशंस इज रेंडर टू सर्विस फॉर इनहेंसिंग वेलफेयर एंड नॉट अर्न प्रॉफिट। ध्यान देना यहाँ पे, ये जो हम बात करें नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, इसका मतलब यहाँ पे ये होगा इसका कोई पर्पस है ना प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए अगर हम लोग बातें करें, जो कि चैरिटेबल ट्रस्ट हो जाएगा, स्कूल्स हो जाएगा, हॉस्पिटल्स हो जाएगा, ऐसे स्पोर्ट्स क्लब हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे है ना आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों आप लोग ध्यान से सुने, जो भी प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आज पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसका हम लोग को देखना है आखिर इसका फीचर्स क्या हो सकता है, इसकी विशेषता क्या है, ये तो समझ में आ गया। जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का इसका मकसद है वेलफेयर। ठीक है ना, कल्याण करना, दूसरों को सहयोग करना, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग बोलते हैं एनपीओ। ठीक है, अब ये एनपीओ की अगर बात करें क्या हो सकता है, तो बोला कि दीज आर ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म बाय प्रमोटर्स। प्रमोटर्स मतलब क्या, जो एक व्यक्ति हो सकते हैं या बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं जिसका खास मकसद उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का बनाने के पीछे कुछ खास मकसद हो सकता है। ठीक है, तो हु कैन आइदर भी इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप में हो सकता है, जो एक इंटरप्राइजेस के हिसाब से बना सकता है, चाहे वो स्कूल्स के हिसाब से हो, हॉस्पिटल्स के हिसाब से हो, या स्पोर्ट्स क्लब के हिसाब से कोई न कोई बनाएगा। ठीक है, दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर मैनेज एंड ऑन बाय द ट्रस्टी। अब ट्रस्टी के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे मान लीजिए बिहार बोर्ड, तो बिहार बोर्ड जो ऑफिस होगा, जो मैनेज करने वाला कुछ तो लोग होंगे। उसी तरह के सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड उसमें भी तो कह सकते हैं मेंबर्स होंगे, है कि नहीं। उसी तरह के स्कूल है, स्कूल का भी तो कोई ट्रस्टी होंगे, मेंबर्स होंगे जिसको चला रहा है। उसी तरीके से इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रस्टी बनाया जाता है। ठीक है बच्चा, जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे, these organizations have separate existence from its members and the life of an NPO is unaffected by the life of its member या ट्रस्टी। जो इसमें मेंबर्स होंगे, ट्रस्टी होंगे, ठीक है ना, ये चलते रहता है, एग्जिस्टेंस चलते रहता है, करते रहते हैं, बढ़ते रहता है। ठीक है, इसमें मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स चलते रहता है, जाते रहता है, आते रहता है। ठीक है, हाँ अब बोला यहाँ पे The sole motive of these organization is render service not to earn profit। बार बार यही यहाँ पे आपको समझने को मिलेगा, यहाँ पे सोल मोटिव होता है और एक मोटिव है, ये है इसका उद्देश्य ये होता है जिसमें सर्विस देना पड़ेगा लेकिन इसमें अर्न प्रॉफिट नहीं करना पड़ेगा। मतलब हम सर्विस देंगे लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, यही होता है एनपीओ का फीचर्स। ठीक है, फॉर यहाँ पर अगर बात करें एग्जांपल्स के लिए, चैरिटेबल स्कूल्स हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, ऐसे वाले ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ देयर इनकम। अब यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जो भाई एनपीओ का सबसे मेन सोर्सेज ऑफ, जो अगर बात करें इनकम का, वो कहां से आ सकता है, तो यहाँ पे आएगा सब्सक्रिप्शंस, डोनेशन, गवर्नमेंट का ग्रांट्स हो गया एंड अदर रिसिप्ट के हिसाब से इसको इनकम मिलता है। यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाता है, राइट द मेन सोर्सेज ऑफ एनपीओ। यहाँ पे इसका जो मेन इनकम होगा सोर्सेज का, वो सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट्स, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी बात यहाँ से एक और क्वेश्चन बोल सकते हैं भैया, एनपीओ का मेन मोटिव्स क्या होता है, हम कह सकते हैं नॉट अर्न प्रॉफिट। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगली बात अगर कहे बच्चा यहाँ पे, अनलाइक प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन दे डू नॉट सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान देना यहाँ पे, अनलाइक प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन दे डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स
rather they prepare income and expenditure, प्रॉफिट एंड लॉस की बातें नहीं, क्या बात करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग इसे बनाने की कोशिश करेंगे। टू शो द समरी ऑफ रेवेन्यू इनकम्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, और हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे जो भाई किस तरीके से इनकम आता है और किस तरीके से एक्सपेंडिचर होता है। पहले तो हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट की बातें करेंगे और उसके बाद हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट्स को लेके हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर खाता मतलब अकाउंट बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। So unlike profit seeking organizations, NPO do not prepare profit and loss account, हमेशा ध्यान रखना है NPO यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा और दिया जाएगा आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या बनाएंगे बच्चा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं टू समरी ऑफ रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा। एनपीओ और प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हो सकता है, यहां से भी आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये सब जो क्वेश्चंस की बात जो मैं बच्चा कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना, ठीक है ना। अब ये देखो एनपीओ, एनपीओ मैंने बोला यहाँ पे किसके द्वारा किया जाएगा, प्रमोटर। अभी प्रमोटर कौन हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैं हूं, अगर मैं कोई स्कूल अगर खोल दूं, ठीक है, हॉस्पिटल्स खोल दूं, मैं क्या बनूंगा यहाँ पे, प्रमोटर्स कहलाऊंगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे फॉर्म बाय प्रमोटर्स हु आर नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर सरप्लस एंड बियर डिफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अब प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बातें करें बच्चा, तो फॉर्म बाय एंटरप्रेन्योर्स कोई भी हो सकता है, हु आर एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट मोटिव, मतलब सिंपल सी बात कर सकते हैं, ये जो प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इसका मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, इसका मेन प्रॉफिट होता है अर्निंग, मतलब क्या, सर्विस देना, ठीक है। यहां पे देख सकते हो मैनेजमेंट के हिसाब से अगर बात करें, मैनेज बाय ट्रस्टी, ये जो एनपीओ होता है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करें बच्चा, ये ट्रस्टी के हिसाब से चलता है, और ये अगर कहें तो ऑनर या मैनेजर या मैनेजमेंट जो भी होंगे उनके हिसाब से चलेगा, मतलब ऑनर के हिसाब से चल सकते हैं। इसमें ट्रस्टी बनाया जाता है, मेंबर्स बनाए जाते हैं, ताकि एक आदमी से चलने वाला तो है नहीं, एक भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जरूरत पड़बे करता है जहां पे एनपीओ होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर एनपीओ की बात करें, टू रेंडर सर्विस, यहाँ पे सर्विस देने की बातें करता है, यहाँ पे अर्न प्रॉफिट देने की बातें करेगा, क्या, जो प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशंस होगा, ठीक है बच्चा। यहाँ पे आप देखो सोर्सेज मैंने बताया था, जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू कैसे आएगा, इसका जो मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होता है बच्चा, खासकर एनपीओ का, वो होता है आपका सब्सक्रिप्शन, गिफ्ट्स, डोनेशन, ये सब सीजन, कोई गिफ्ट में जमीन दे दिए, कुछ सब्सक्रिप्शंस दे दिए, ठीक है ना, कोई डोनेशंस दे दिए, इस तरीके से ये वाले ऑर्गेनाइजेशन चलता है। लेकिन इसका अगर बात करें तो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू आर प्रॉफिट और सेल ऑफ परचेज, यहाँ पे सेल या परचेज के हिसाब से, गुड्स हो या सर्विसेज हो, जब गुड्स या सर्विसेज का जब खरीद बिक्री होगा उसी समय जो है यहाँ पे इसको प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर बात करें बच्चा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आर बैलेंस शीट आर प्रिपेयर एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस बात को थोड़ा ध्यान से यहाँ पे नोट कर लें। जो एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स बनेगा अकाउंट, बैलेंस शीट बनेगा, और इसको प्रिपेयर किया जाता है एज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह, मतलब 2 बात यहाँ पे बनता है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर और दूसरा बैलेंस शीट के हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, और इसको जो है ना फाइनेंशियल बैलेंस शीट की तरह इसको या स्टेटमेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बच्चा जो भी आपको दिख रहा है डिफरेंसेस, ये कृपया करके इसको अच्छे से याद कर लें, जो कि आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आना तय है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट बातें को समझते हैं। बोला कि बेसिस ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, देखो इसका जो मेंटेनेंस होता है ये 2 प्रकार से होता है, एक होता है कैश के बेसिस पे और दूसरा होता है एक्रुअल बेसिस पे। जो एनपीओ की बातें करें बच्चा, इसका जो मैनेज होता है, जो मेंटेनेंस होता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो चलेगा, एक तो कैश के हिसाब से चलेगा, यहाँ पे जो भी बातें हो वो कैश के बेसिस पे होगा या तो एक्रुअल बेसिस पे ही होगा। तो यहाँ पे 2 बेसिस दिया गया है भैया इसको मैनेज करने की बात है। तो कैश बेसिस में क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ कैश बेसिस इज यूजुअली अडॉप्ट बाय द ऑर्गेनाइजेशंस दैट डू नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम एंड मेंटेन डेली रिकॉर्ड्स ओनली फॉर कैश ट्रांजैक्शन। यहाँ पे जो भी अगर एंट्री करना होगा डबल एंट्री सिस्टम या मेंटेन डेली रिकॉर्ड्स, उसमें सिर्फ और सिर्फ कैश की बातें लिखा जाएगा। तो एक तो यहाँ पे ये हुआ एनपीओ के लिए
कैश बेसिस पे सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस किया जाता है। आप दूसरी बात समझो, जो एक्रुअल बेसिस पे होगा उसमें किस तरीके के ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बच्चा। तो बोला गया जो एक्रुअल बेसिस पे होता है उसका बोला गया मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑन एक्रुअल बेसिस प्रोवाइड्स कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। यहाँ पे हर एक अगर बात करें ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और दिस हेल्प अगर बातें करें यहाँ पे, दिस सिस्टम हेल्प इन प्रॉपर चेकिंग एंड प्रोवाइड्स बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो आप इसमें देखो जो कैश बेसिस सिर्फ कैश की बातें चल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे क्रेडिट की बातें नहीं चल रहा है। लेकिन जो एक्रुअल बेसिस पे है इसमें चाहे क्रेडिट हो या कैश हो, मतलब कैश हो या क्रेडिट हो, किसी प्रकार की अच्छा यहाँ पे कैश निकल चुका है तो बाकी वो जो बच गया ना ये इसमें सारे के सारे रिकॉर्ड हो जाता है जो कि एक्रुअल बेसिस के हिसाब से होता है। ठीक है, अब इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंसेस हम लोग देख लेते हैं। क्या बोला गया है डिफरेंसेस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रुअल बेसिस के हिसाब से। अब देखो कैश बेसिस इसमें क्या बोला गया है, डेली रिकॉर्ड के हिसाब से ओनली ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश और बैंक आर रिकॉर्ड ओनली डेली बेसिस मेंटेनिंग कैश। मतलब जो डेली बेसिस पे अगर हम लोग को कैश आ रहा है मैं उसी का रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन यहां पे बोला गया है जर्नल की बातें करेंगे, लेजर की बातें करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है ना, वो कैश हो या क्रेडिट हो, ये सारे रिकॉर्ड है ना एक्रुअल बेसिस पे करना होता है। बातें समझ में आ रहे बच्चा यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक्रुअल बेसिस का मतलब होता है journal, ledger maintain to record all the transaction respective of the fact whether they are cash या credit। वेरी गुड। अब यहाँ पे इसके ट्रांजैक्शंस की बात करें तो देखो कैश बेसिस पे अगर कर रहे हैं तो बोला गया रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब यहाँ मुझे कितना रिसीप्ट हुआ है और कितना पेमेंट हुआ है कैश, इसमें हम लोग बातें करेंगे ट्रांजैक्शंस। इसका जो ट्रांजैक्शंस होगा वो कैसा होगा, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट वाला होगा, ठीक है, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ट्रायल बैलेंस मतलब इसका अगर बात करें जो हमको एक्रुअल बेसिस पे बनाना होगा तो मुझे एक ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट मिलेगा, उसमें सारे ट्रांजैक्शंस दिया जाएगा और उसको हम लोग एनालाइज करके आगे की अकाउंट बनाएं, ठीक है। सोर्सेज फॉर प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। अब ये जो बनेगा, ये जो कैश बेसिस पे हम लोग जो बनाने वाले हैं यहाँ पे एनपीओ का, तो इसमें कहां से आएगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट। जो रिसीप्ट एंड पेमेंट क्वेश्चन से मिलेगा आपको, ठीक है ना, तो उस रिसीप्ट एंड पेमेंट को जिसमें कैश से ही रिलेटेड होना चाहिए ट्रांजैक्शन, उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में रखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ आइटम्स अफेक्टिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो मिलेगा आपको क्वेश्चंस में, ठीक है ना, साथ में जब उसके इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया जाता है ना, मतलब क्वेश्चन है उसके ठीक नीचे अगर बात करें एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगा। अब ये दोनों मिला के हम लोग को एक बैलेंस शीट जो है ना, इनकम और एक्सपेंडिचर जब बनाएंगे, पहले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा, उसका बैलेंस शीट जो बनेगा तो ये अफेक्ट करेगा, कौन सी अफेक्ट करेगा, जो आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय अफेक्ट करेगा और बैलेंस शीट पे भी अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो आपके पास सिर्फ क्या चीज का ट्रांजैक्शन मिलेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट का, ठीक है, जिसमें कैश बेसिस पे उसमें रिकॉर्ड रहता है। उसके बाद अगर बात चले यहाँ बचा जो कि हम लोग एक्रुअल बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो बोला कि ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ आइटम्स अफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस उसके नीचे दिया जाएगा आपका, इसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन से मिलेगा। लेकिन जब एक्रुअल बेसिस पे अगर दिया जाएगा तो इसमें क्या मिलेगा, एक आपको ट्रायल बैलेंस मिलेगा, उसके नीचे ठीक जन एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगा। जब हम लोग ये दोनों चीज को लेकर जब बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और साथ में बैलेंस शीट, तो उसमें फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये रहा दोनों का बीच में डिफरेंसेज। तो आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से याद कर लें क्योंकि ये भी 2 मार्क्स से क्वेश्चन में आते हैं, डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रुअल बेसिस पे किस तरीके से ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स क्या होते हैं, मीनिंग ऑफ अगर बात करें यहाँ पे receipt and payment accounts. Receipt and payment account is an account that show the summary of all cash and bank transaction occur during an accounting period। मतलब यहाँ पे जो रिसीप्ट एंड पेमेंट होता है बच्चा, ये एक ऐसा समरी होता है जहां पे अकाउंटिंग ईयर में, जो अकाउंटिंग ईयर 1 साल के हिसाब से बातें करते हैं, जो भी कैश या बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होगा, कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होगा, वो सारी चीज इसमें शो किया जाता है। इट स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस। इसको जो हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब बनाते हैं
इसको शुरू किया जाता है ओपनिंग बैलेंस के साथ और कैश का, और क्लोजिंग भी जो किया जाएगा वो भी कैश और बैंक का ही, मतलब ओपनिंग भी कैश और बैंक से होगा और क्लोजिंग भी कैश या और बैंक से ही होगा। हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट को रियल अकाउंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। दिस अकाउंट इज अ रियल अकाउंट एंड ले द बेसिस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो मेरे पास जब क्या बोलते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट रहेगा बना हुआ, रिसीप्ट एंड पेमेंट जब दिया जाएगा और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो हम लोग उसको बेसिस में यूज करके क्या बनाएंगे, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और साथ ही साथ एक बैलेंस शीट भी बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है? रिसीप्ट एंड पेमेंट हो जाएगा आपका रियल अकाउंट, ठीक है ना। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, वो तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से चला जाएगा और साथ में हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट बनाएंगे जब आपके पास रिसीप्ट एंड पेमेंट मिलेगा तो, ठीक है। अब रिसीप्ट एंड पेमेंट के फीचर्स क्या होते हैं ये भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो बच्चा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, तो होता है इट इज अ रियल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा। इट्स प्रोवाइड द समरी ऑफ ऑल कैश या बैंक ट्रांजैक्शन। यहां पे जो है ना समरी दिया जाता है कैश या बैंक का ट्रांजैक्शंस का इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया जाता है। इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर का होता है। यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं बच्चा, बोला गया इट रिकॉर्ड ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन ऑफ बोथ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, ये दोनों नेचर के यहाँ पर ट्रांजैक्शंस को लिखना होता है। कहां पे, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। इट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टू शो द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड अलोंग विथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ये तो मैंने बता ही दिया, जब आप रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हो तो इसके ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों शो करने पड़ते हैं, ठीक है। ये एक रियल अकाउंट है और ये कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों तरीके के ट्रांजैक्शंस को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। ये सब बहुत जरूरी बातें हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन में किसी प्रकार के प्रॉब्लम ना हो। और इसके डिसएडवांटेज की अगर बात करें बच्चा, तो बोला यहाँ पे लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है, डिसएडवांटेज। हो सकता है आपके क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में आ जाए और लिखने के लिए आ जाए, जो लिखिए जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का लिमिटेशन, सीमाएं क्या हो सकता है। देखो बच्चा, यहाँ पे सीमा मतलब लिमिटेशन यही है जो एज द अकाउंट इज प्रिपेयर ऑन द कैश बेसिस, क्योंकि जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं सिर्फ ये कैश बेसिस पे होता है, ठीक है ना, और किसी प्रकार के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना होता है। सो इट डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, ठीक है, इसमें किसी प्रकार के क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं। इट इज नॉट अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ट्रायल बैलेंस, और ये परफेक्ट है ना सब्स्टिट्यूट नहीं होता है ट्रायल बैलेंस के लिए। अनलाइक ट्रायल बैलेंस दिस अकाउंट फेल्स टू रिवील द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स। और ये जो अगर बात करें सारे अकाउंट्स के इसमें तो लिखा नहीं जाता है, रिवील भी नहीं कर पाता है कौन सा ट्रांजैक्शन इसमें हुआ है या नहीं हुआ है, वो फेल कर जाता है। मतलब यहाँ पे आप ये 2 पॉइंट्स भी याद करें, लिमिटेशंस के लिए बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ बोला गया है जो कंपैरिजन करने के लिए जो रिसीप्ट एंड पेमेंट और कैश बुक में क्या डिफरेंसेस है बच्चा। देखो, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो समझ में आ चुका होगा। बोला कि यहाँ पे स्टेटमेंट अकाउंट के हिसाब से, स्टेटमेंट बोलो या अकाउंट बोलो, इट कैन रिगार्डेड एज स्टेटमेंट रादर देन एन अकाउंट। Unlike ordinary account, it does not show date and ledger folio column। तो जब हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं बच्चा, उसमें किसी प्रकार के डेट और लेजर फोलियो की बातें नहीं होता है। लेकिन इसमें अगर बात करें कैश बुक में, इट कैन बी रिगार्डेड एज एन अकाउंट वर्क बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर। जर्नल और लेजर दोनों होते हैं और इसमें डेट और फोलियो दोनों शो किए जाते हैं, ठीक है। इसमें अगर बात करें पीरियड का, तो बोला कि इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, मतलब ये साल के अंत में बनाए जाते हैं। और ये बोला गया है जो कैश बुक होता है ये प्रिपेयर किया जाता है डेली बेसिस पे किया जाता है, ठीक है। डेट कॉलम की बात करें बच्चा, तो मैंने अभी बता दिया था जो डेट कॉलम इज नॉट प्रेजेंट बिकॉज शो द समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई डेट का कॉलम नहीं होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा एग्जामिनेशन में होता है या नहीं, हाँ या ना में 2 मार्क्स से पूछा जा सकता है तो आप बता सकते हो। लेकिन कैश बुक में अगर बातें करें होता है, डेट कॉलम प्रेजेंट होता है, डिटेल्स रिकॉर्ड होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, मतलब कैश ट्रांजैक्शंस के समराइज करने के लिए हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कैश बुक की अगर बात करें टू प्रोवाइड डिटेल रिकॉर्ड, इसमें डिटेल रिकॉर्ड होता है ऑफ ईच एंड एवरी कैश ट्रांजैक्शन इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। जिस तरीके से लेन देन हुआ होगा वैसे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड यहाँ पे हुआ होगा,
ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करें बच्चा तो बोला कि इट प्रिपेयर बाय द ऑर्गेनाइजेशन हु वांट टू शो समरी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो अपने अगर बात करें रिसिप्ट एंड पेमेंट को शो करना चाहता है। आप कैश बुक की बात करें, इट इज प्रिपेयर बाय ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन हु मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, और जो भी मेंटेन करता है कैश बुक उसको वो अपना दिखा सकता है कैश बुक, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहा, इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लें, याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चंस आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की अगर बातें करें बच्चा तो थोड़ा सा पैसेंस के साथ आपको हर एक चैप्टर का जो फॉर्मेट है, फॉर्मूला है, वो आपको याद करने की जरूरत है। तो अभी तक में आपने क्या सीखा, जो एनपीओ जो होता है एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका मोटिव अगर बात करें प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। इसको हम लोग जो बनाते हैं कैश के बेसिस बनाते हैं, जो मेंटेनेंस किया जाता है कैश के बेसिस भी किया जाता है और एक्रुअल बेसिस भी किया जाता है। तो कैश के हिसाब से क्या था मैंने बताया, ठीक है ना, और एक्रुअल बेसिस पे क्या होता है ये भी मैंने बताया। अब यहाँ पे बात आता है जो रिसिप्ट एंड जो पेमेंट बनेगा वो किस प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, तो रियल अकाउंट्स होते हैं, दूसरा होता है हम लोग कैश बुक बनाते हैं उसके हिसाब से। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चा रिसिप्ट एंड जो पेमेंट है यहाँ पे इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मेट बहुत जरूरी चीजें हैं। अब ये पेमेंट की बात करें तो पेमेंट कौन सा साइड में होता है, क्रेडिट साइड में होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से रिसिप्ट की अगर बातें करें तो डेबिट साइड में। आपको एक लॉजिक हमेशा बात करना चाहेंगे यहाँ पे, जितना भी पेमेंट होगा, ठीक है ना, उसको क्रेडिट कर देना है, क्योंकि देखो परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, ये सब पेमेंट किया जा रहा है, मतलब जा रहा है आपके पास से पैसा। तो आपको क्या करना है रियल अकाउंट के हिसाब से, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को क्या बोला गया था, रियल अकाउंट बोला गया है ना। जब ये एक रियल अकाउंट है तो आपने जो गोल्डन रूल पढ़ा है अकाउंटेंसी का, वो आपने क्या पढ़ा, जो भाई जो आएगा, ठीक है ना, डेबिट वॉज कम्स इन और क्रेडिट वॉज गोज आउट, यही ना पढ़े आप। तो यहाँ पे आपको जो जाएगा पेमेंट करेगा तो क्रेडिट वॉज गोज आउट, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, एक रियल अकाउंट है, इसी वजह से यहाँ पे जो जाएगा उसको क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है, और जो आएगा उसको क्या कर देना बच्चा, डेबिट कर देना है। बात समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे इसी तरीके से बातें करेंगे। तो बैलेंस देखो यहाँ पे बीडी जो दिया गया ब्रॉट डाउन किया गया, कैश इन हैंड पहले से है, कैश एट बैंक पहले से ही है, कैपिटल रिसिप्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखना पड़ेगा, ये सब देख सकते हैं, सब आपको याद करने की जरूरत है। लेगेसी वाला के जो कैपिटल नेचर का होगा वो डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। एंट्रेंस फीस जो है इट इज एज्यूम टू बी कैपिटलाइज, अगर किया गया है तो सेल करने में पैसा मिलता है तो इस तरह आएगा, सेल करने में पैसा आएगा तो आपको रिसिप्ट में चला जाएगा, कोई डोनेशन दिया है रिसीव हुआ है तो रिसिप्ट में चला जाएगा, लाइफ मेंबरशिप कोई फीस जमा किया है इधर आ जाएगा। अब ये रेवेन्यू पेमेंट है ना, रेवेन्यू पेमेंट, रेंट दिया, टैक्सेस दिया, वेजेस दिया, सैलरी, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये सब क्रेडिट साइड में आते हैं बच्चा। इसको अच्छे तरीके से फॉर्मेट को याद करना पड़ेगा। जो भी बच्चे 12th क्लास का पढ़ रहे हैं एनपीओ, खासकर बिहार बोर्ड वाले बच्चों, क्योंकि नए सिलेबस के हिसाब से ये चैप्टर हट चुका है, लेकिन एनपीओ बिहार बोर्ड में है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो रेवेन्यू रिसिप्ट में और भी बातें हैं, सब्सक्रिप्शन है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर, फिर पीरियोडिकल वेस्टेज पेपर, लॉकर रेंट हो गया, सेल ऑफ ऑल स्पोर्ट्स मटेरियल्स हुआ, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट हुआ, इंटरेस्ट डिविडेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब यहाँ पे सब का सब क्या किया जा रहा है, मतलब बेचने के हिसाब से यहाँ पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है, ये सब जो है रिसिप्ट हो रहा है। तो अगर रिसिप्ट अगर मिल रहा है, यहाँ पे प्राप्ति हो रहा है तो डेबिट कर देना है, और ये सब का पैसा जा रहा है तो सबको क्या कर देना है, पेमेंट। और ध्यान देना यहाँ पे कैश के बेसिस पे बातें चल रहा है, अगर हम पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट कर देना है, अब पैसा आएगा रिसीव कर रहे हैं तो डेबिट कर देना है, बिकॉज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज योर रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट गोल्डन रूल क्या होता है आपको अच्छे तरीके से मालूम है, और जैसे कि मैंने अभी बताया नहीं, ठीक है। अगर देखो बच्चा, अगर क्रेडिट बैलेंस अगर आता है तो यहाँ पे सीडी के हिसाब से चलेगा, लेकिन यहीं पर डेबिट बैलेंस अगर जाता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव में बैलेंस चला जाएगा, ये भी बात को थोड़ा ख्याल रखें, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। बोला कि इफ द रिसिप्ट साइड इज मोर देन द पेमेंट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, तो मैंने बता दिया क्रेडिट साइड हो गया। अब वही इफ द पेमेंट साइड इज मोर, मतलब आपका डेबिट साइड जो रिसीव है, पैसा मान लीजिए आपके पास इधर 5,000 रुपया है, ठीक है ना, और पेमेंट आपने कर दिया 6,000 रुपया का, तो 1,000 रुपया का तो घाटा हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया। अभी 6,000 इधर और फिर 6,000 इधर लिखा जाएगा, और 5,000 रुपया जो हुआ था इधर जो रिसीव हुआ है वो 1,000 रुपया इधर आ जाएगा, है ना, ये हो जाएगा ओवरड्राफ्ट हो जाएगा,
बात समझ में आ रहा है? तो जब डेबिट बैलेंस अगर बच जाएगा तो ओवरड्राफ्ट हो गया, और क्रेडिट बैलेंस अगर बच गया तो आपका सरप्लस में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, सरप्लस यहाँ पे लिखाता नहीं है, वो इनकम एक्सपेंडिचर में लिखाएगा। इफ द रिसिप्ट साइड इज मोर देन द पेमेंट साइड, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक विल बी अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। जो कि आपने यहाँ पे देखा, अगर सीधी सी बात, जितना भी बैलेंस बचा इधर अगर बच रहा है तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक लिख देना है। इधर जो बचेगा अगर इधर वाला बैलेंस, तो बैंक ओवरड्राफ्ट लिखना है, लेकिन लिखना है बैंक या कैश। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले बच्चा यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स क्या होता है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, जो कि स्टार्टिंग में बात कर चुका हूं। बोला कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज एन अकाउंट दैट शो ऑल रेवेन्यू इनकम अर्न एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। इट इज ए प्रिपेयर ऑन द एक्रुअल बेसिस। ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर जो बनाएंगे बच्चा, इसमें सारे के सारे अकाउंट्स को हम लोग यहाँ पे शामिल करेंगे, क्योंकि ये एक्रुअल बेसिस पे बातें किया जा रहा है। अनसर्टेन बोला यहाँ पे सरप्लस या डिफिसिट हो सकता है। इसका जो बैलेंस बचेगा या तो सरप्लस में होगा या तो डिफिसिट होगा। डिफिसिट का मतलब होता है कमी, सरप्लस का मतलब होता है ज्यादा। इनकम अगर ज्यादा है और उसके बाद एक्सपेंडिचर अगर कम है तो सरप्लस हो गया। वही एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा है और आपका क्या उसको बोलते हैं इनकम अगर कम है तो डिफिसिट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फीचर्स क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, तो देख लेते हैं। यहाँ पे यहां से भी 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। बोला गया है इट इज ए स्टेटमेंट शो समरी ऑफ रेवेन्यू इनकम अर्न आइदर रिसीव्ड या रिसीवेबल एंड रेवेन्यू एक्सपेंस इनकर्ड आइदर पेड या पेबल सो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक साल के लिए यहाँ पे इसको खाता बनाया जाता है। इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। जो इनकम एक्सपेंडिचर होता है बच्चा, वो किस प्रकार के खाता होता है? एक नॉमिनल अकाउंट होता है, एक नाम मात्र के खाता होते हैं। ठीक है, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इस बात को थोड़ा ध्यान दें। All revenue expenses and losses incurred are recorded on the debit side. All revenue बोला गया जितने भी खर्चा है चाहे लॉसेज है सब रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट साइड, और जितने भी इनकम है ऑल रेवेन्यू इनकम एंड गेन्स हुआ है वो लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में। मतलब इनकम को हमको लिखना है क्रेडिट साइड में, और जितना भी आपका खर्चा है एक्सपेंडिचर है वो लिखना पड़ेगा आपको डेबिट साइड में। इसका रूल यही है क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, और जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं जितने भी खर्चा होता है वो डेबिट होता है, और जितने भी इनकम होता है उसको क्रेडिट में लिखते हैं। गोल्डन रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर बोला यहाँ पे इट इज अकाउंट इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर account as well as profit and loss account provides summary of revenue income and revenue expenses incurred during accounting period। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की बातें करें या इनकम एक्सपेंडिचर की बात करें, ये भी एक साल के अंदर ये बनाए जाते हैं। The balancing figure of income expenditure account is expressed in the terms surplus। मतलब इनकम ज्यादा है वो तो मैंने बात कर दिया, इनकम अगर ज्यादा है और एक्सपेंसेस अगर कम है तो सरप्लस हो गया। अब इसमें देखो खर्चा अगर ज्यादा है इनकम कम है तो क्या हो जाएगा? डिफिसिट हो जाएगा। ठीक है, अब बोला कि इट इज ए प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। मतलब ये एक साल के अंत में बनाया जाता है, या तो क्वार्टर बनाया जाएगा, हाफ ईयरली बनाया जाएगा, या तो ईयरली भी बनाया जाता है। 3 प्रकार से इसको हम लोग बना सकते हैं, ये ध्यान रहे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऑप्शंस आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तीनों प्रकार से बनाया जाता है, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या ईयरली। ठीक है, वैसे बेसिकली जो है ना एक साल में ही इसको बनाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा फॉर्मेट दिया गया इनकम और एक्सपेंडिचर्स का। देखो ये सब जो हेडिंग है ना ये आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हुआ फॉर द ईयर एंडिंग 2000। अगर मान लो यहाँ पे 26 की बातें करें तो वो लिख देना है। ये क्रेडिट साइड हो गया, ये डेबिट साइड होगा। तो जितने भी खर्चा होगा उसको डेबिट साइड में लिखना है, और जितना भी इनकम होगा उसको क्रेडिट साइड में लिख देना है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि बिना फॉर्मेट का भाई अकाउंटेंसी नहीं बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चा फॉर्मेट में जितने भी एक्सपेंडिचर आप सैलरी दे रहे हो, ठीक है ना, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, ऑडिट फीस है, ये जो आप देख रहे हो ना ये सब का सब खर्चा है। अब इसमें जितने भी खर्चा आपको दिख रहा है वो सारे के सारे आपको याद करने की जरूरत है। अगर आप ये याद नहीं करते हो, ठीक है ना, आप एक एक करके देख सकते हो। ये जो आपको दिख रहे हैं सब आपको याद करने की जरूरत है, चाहे किसी प्रकार को, जैसे पावर एंड फ्यूल्स हुआ, सन्ड्री एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट्स हो गया, रिफ्रेशमेंट जो नाश्ता पानी का होता है, सैनिटरीज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस लगा हुआ मतलब खर्चा है। ठीक है, लॉस हुआ तो भी खर्चा हो गया। ठीक है ना, उसके बाद है ना कंज्यूम किए, मेडिसिन लिए,
स्टेशनरी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक्सेट्रा जो भी लिए हैं, ये सब क्या है, खर्चा। तो खर्चा वाले जितना भी बचा जो कि एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको लिख देना है डेबिट में। और जितना भी आपके पास इनकम आएगा, ऑल रेवेन्यू इनकम फॉर द करेंट पीरियड आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट ऑफ फॉर आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस ऑफ इनकम, सब्सक्रिप्शंस भी लिखना पड़ेगा आपको क्रेडिट साइड में, एंट्रेंस फीस हो गया, डोनेशंस हो गया, रेंट फॉर द यूज फॉर हॉल उससे पैसा आया, सेल की कोई चीज उससे पैसा आया, सन्ड्री रिसिप्ट है किसी से मुझे पैसा मिला, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ठीक है ना, एडमिशन फीस मुझे मिला है, ट्यूशन फीस मिला है, एंटरटेनमेंट रिसिप्ट है, डिविडेंड्स है, प्रॉफिट और सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये सब आज है ना आपका, ये सब का सब इनकम है। अगर ऐसा आइटम से आपको मिल रहा है तो आप किस में लिखोगे, इनकम साइड में। और ऐसे आइटम जो आपको नजर आ रहा है इसको लिखने आपको एक्सपेंडिचर में। तो जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो डेबिट होते हैं और जितने भी इनकम होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत है। बाकी बात, इनकम अगर ज्यादा है, इनकम किधर रहता है, ये अगर ज्यादा है ये कम है तो सरप्लस में है, अब खर्चा ज्यादा है इनकम कम है तो आपका हो जाएगा डिफिसिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस, ये तो 100% बच्चा यकीन कर लो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते ही आते हैं, है ना, इसको याद करने की जरूरत है। अभी मैंने बताया रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इट इज अकाउंट शो द समरी ऑफ ऑल कैश ट्रांजैक्शन अलोंग विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। वही इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करें, सो रेवेन्यू इनकम अर्न एंड रेवेन्यू एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। तो यहाँ पे ऑल कैश ट्रांजैक्शंस की बात किया जाता है, वहां पर रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू अगर बातें करें अर्न करने के हिसाब जो खर्चा होता है उसको लिखा जाता है। ये एक होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक रियल अकाउंट होता है, और वो अगर बात करें इनकम और एक्सपेंडिचर एक नॉमिनल अकाउंट होता है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है बनाने का, इट इज प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव टू शो समरी ऑफ ऑल कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट। ये जो रिसीप्ट एंड पेमेंट है इसका मेन जो मकसद होता है वो होता है कैश ट्रांजैक्शन जितना भी उस ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है उसके लिए बनाया जाता है। और ये इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है ये पता करने के लिए मेरे पास कितना सरप्लस बचा है या डिफिसिट बचा है उसके लिए यहाँ पे बताया जाता है कितना मेरा इनकम है कितना मेरा एक्सपेंडिचर है उसके लिए, ठीक है। और सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का अगर बात करें तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा क्या बनाया जाता है, कैश बेसिस बनाया जाता है, और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है उसको एक्रुअल बेसिस पे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस की अगर बात करें बच्चा, रिसीप्ट एंड पेमेंट बोला गया यहाँ पे रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर का होता है। ध्यान दे यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ही आता है, बोला कि इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर। और वही अगर बात करें टू रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू रेवेन्यू नेचर ओनली, यहाँ पे रेवेन्यू नेचर ही सिर्फ बोला गया है और यहाँ बोला गया कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। रिसीप्ट एंड पेमेंट में कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों लिखा जाता है, लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हम लोग लिखते हैं रेवेन्यू नेचर का। अब यहाँ भी क्वेश्चंस अगर बात करें यहाँ से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते डिफरेंस करने के लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंसेस है इसको थोड़ा बता दो। तो बोला गया यहाँ पे अगर हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो बोला कि इट शो द समरी ऑफ ऑल रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ के हिसाब से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला कि इट शो समरी ऑफ ऑल रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, बोला कि इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, तो सरप्लस या डिफिसिट को पता करने के लिए इनकम एक्सपेंडिचर का। लेकिन वही प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका मेन जो सोर्सेज होता है बनाने का इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनता है बच्चा, मैंने अभी आपको बताया भाई आपके पास रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा ना, जब आपके पास रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा तभी आप उससे क्या बना सकते हो, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना सकते हो। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बातें करें ये कैसे बना सकते हो, ये बनता है ट्रायल बैलेंस। जब आपके पास ट्रायल बैलेंस होगा उसमें हर एक प्रकार के अकाउंट्स को लिखा जाता है ट्रायल बैलेंस में, वो चाहे नॉमिनल अकाउंट हो, रियल अकाउंट हो या पर्सनल अकाउंट हो, वो सब ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है। उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, बना सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे फंड बेस्ड जो अकाउंटिंग होता है, इस चैप्टर का सबसे मेन जो बातें हैं उसको समझने। बोला कि यहाँ पे फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चंस 2 मार्क्स के आते हैं और मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कैटेगरी में अकाउंटेंसी का ये 2 मार्क्स क्वेश्चन यहां से आपको दिए हैं, जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या होता है, तो बोला कि यहाँ पे इट इज एन अकाउंटिंग मेथड
या प्रैक्टिसेस दैट इज फॉलो बाय प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट इन विच अमाउंट या फंड बोल सकते हैं अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज सो अंडर स्पेसिफिक फंड या अकाउंट हेड एनी इनकम या रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर या पेमेंट रिलेटेड टू द फंड इज एडजस्टेड टू दैट ऑफ पार्टिकुलर फंड। जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स क्लब की बातें करें, ठीक है ना, या हॉस्पिटल्स की बातें करें, कोई फंड मिलता है और उस फंड से हमको खर्च करना है या उससे कितना मुझे इनकम जनरेट हुआ, वो सारे चीज को हम लोग जो लिखते हैं वही फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहलाता है। इसका मेन जो उद्देश्य होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का वो क्या है बच्चा, देखो सबसे पहली बात बोला गया यहाँ पे, इट इंश्योर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। जो फंड्स मिलेगा उसका अच्छे तरीके से पहले देखभाल होना चाहिए, ठीक है ना। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ये रेवेन्यू और एक्सपेंसेस कहां से होगा, एट्रीब्यूटिंग टू ईच फंड्स सेपरेटली या जनरल रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ये सब का पहले पता होना चाहिए, इसका मेन पर्पस है। इट इंश्योर वेदर द फंड्स हैव बीन यूज्ड इन द इंस्ट्रक्ट मैनर या नोट, कहां पर उस फंड को यूज करना है, कैसे यूज करना है, इस सब उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ फंड यहां से क्लियर हो जाएगा आपका, जैसे बोला गया जनरल फंड्स या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स। फिर यहां बोल सकते हो रिस्ट्रिक्टेड स्पेसिफिक फंड्स की बातें करें जो रेवेन्यू फंड्स में आते हैं, और दूसरा क्या आता है कैपिटल प्रोजेक्ट फंड्स। ये अच्छे तरीके से ध्यान से देख लें, टाइप्स ऑफ फंड कितने होते हैं, दो प्रकार की फिलहाल आपको नजर आ रहा है, एक है जनरल फंड, दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड फंड्स। ये आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, इसीलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब ये जनरल फंड्स क्या होते हैं बच्चा, इसको थोड़ा ध्यान सुन ले। बोला गया पे दीज फंड्स आर यूज्ड टू कैरी आउट द जनरल ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, द इनकम या रिसीव एक्सपेंसेस या पेमेंट व्हिच आर नॉट एट्रीब्यूट टू एनी स्पेसिफिक फंड्स आर एडजस्टेड टू द जनरल फंड। एग्जांपल्स के लिए सरप्लस या डिफिसिट अराइजिंग फ्रॉम द ऑर्डिनरी रेवेन्यू ट्रांजैक्शन आर एडजस्टेड टू कैपिटल फंड। या तो सरप्लस होगा या तो डिफिसिट अगर जब होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट के हिसाब से, तो वैसे वाले फंड जो आएगा वो कैपिटल फंड में एडजस्ट हो जाएगा। रिस्ट्रिक्टेड स्पेसिफिक फंड्स की बात करें तो दिस फंड्स बोला गया आर क्रिएटेड एंड मेंटेन टू कैरी आउट स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के हिसाब चलेगा। द रिसीप्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस पेमेंट आर द एट्रीब्यूट टू पार्टिकुलर फंड, द मस्ट बोला गया बी एडजस्टेड स्पेसिफिक फंड्स वाले। मतलब यहाँ पे जो स्पेशल टाइप्स के जो फंड्स होंगे जो इसमें एडजस्ट किया जाएगा, बाकी बात को क्या किया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। स्पेसिफिक रेवेन्यू फंड्स क्या होता है यहाँ पे, दीज फंड्स आर क्रिएटेड एंड मेंटेन टू शो द इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक ऑपरेशन सेपरेटली फ्रॉम द जनरल रेवेन्यू, ठीक है। एट्रीब्यूटिंग टू द फंड्स सो द लायबिलिटी एंड बैलेंस शीट, ठीक है। ट्रीटमेंट जो होगा रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर के बाद ही बनने वाले हैं। जैसे यहाँ पे टूर्नामेंट फंड की बातें करें, ठीक है ना, ये एक फंड बेस में आ जाता है। तो बच्चा देखो ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेने हैं, यहाँ पे मैं जो बात करा ये तीन प्रकार से जो आपको दिख रहा है कि जनरल फंड होता है जो कैपिटल में एडजस्ट किया जाता है, एक रिस्ट्रिक्टेड मतलब अगर बात करेंगे जो स्पेशल टाइप्स को होते हैं उसके अलावा किसी और को ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, और एक होता है स्पेसिफिक रेवेन्यू फंड्स होते हैं जिससे मुझे पैसा आता है, रेवेन्यू जनरेट होते रहता है। जैसे टूर्नामेंट फंड, अगर टूर्नामेंट अगर कराते हैं तो उससे रेवेन्यू भी मिलेगा, है कि नहीं, टिकट बेचेंगे ना तो उसके हिसाब से पैसा तो आएगा, तो वो भी एक तरीके से आ जाएगा स्पेशल फंड्स में आते हैं, फंड बेस में, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ टूर्नामेंट फंड्स की बातें करें, देखो जैसे ये एग्जांपल के हिसाब से टूर्नामेंट का फंड मान लेते हैं 20,000 रुपया है, सेल ऑफ टिकट बेचने से जो पैसा आया वो 20,000 रुपया है, और डोनेशन जो मिला टूर्नामेंट कराने के लिए वो 2,000 रुपया। तो आप देखो ये 20,000 रुपया पहले से फंड में, 10,000 रुपया का टिकट बेचे हैं, 2,000 रुपया का जो है मुझे डोनेशन मिला है, तो सब मिला कितना हो जाएगा, 20 और 10 30 और 32,000 रुपया। अब 32,000 रुपया होने के बाद इसमें खर्चा हुआ है टूर्नामेंट कराने का कितना, 5,000 रुपया, तो घटा उठा कितना बचा, 27,000 रुपया अभी भी फंड में बाकी है। ये इसका बैलेंस शीट हो गया, ठीक है ना, क्योंकि एक तरफ होता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होता है और दूसरा क्या होता है, एसेट साइड होता है। ये आपको इधर ही दिखाई देगा, ठीक है, लायबिलिटी साइड में ही आपको काउंट करने हैं। आप बोला गया यहाँ पे कैपिटल प्रोजेक्ट फंड्स क्या होता है, ये भी आपके क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लें। कैपिटल प्रोजेक्ट फंड जैसे डोनेशन के हिसाब जो चलता है, ठीक है, दिस फंड्स आर आल्सो शो ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट डोनेशन एंड अदर रिसीप्ट टू एक्वायर या कंस्ट्रक्ट अ स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट सच एज डोनेशन, कंस्ट्रक्शन पेविलियन,
पेवेलियन के साथ जो पेवेलियन बनाया जाएगा क्रिकेट खेलने के लिए या कोई भी और चीज खेलने के लिए, तो भाई उसको कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे डोनेशंस या कहीं कहीं से वो प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पैसा तो आना चाहिए ना। इसीलिए बोला गया यहाँ पे जैसे डोनेशन या कंस्ट्रक्शन फॉर पेवेलियन टू कैरी आउट ऑफ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ऑफ कैपिटल नेचर। तो कैपिटल प्रोजेक्ट मतलब कुछ स्पेशल नेचर होते हैं, मतलब जो लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा, जैसे पेवेलियन को बनाना हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, स्कूल्स हो गया, ये सब वगैरह आ सकते हैं इसमें। ठीक है, सेपरेट फंड अकाउंट इसके बनाए जाते हैं। ट्रीटमेंट अगर बातें करें तो जो कैपिटल प्रोजेक्ट फंड होगा इसको हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द फंड्स कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल। अब एग्जांपल के हिसाब से इसको हम लोग देख लेते हैं जो आखिर क्या है। ठीक है, जैसे देखो ये है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। मान लो कोई बिल्डिंग बनाने हैं, उसके लिए आपको पहले से कैपिटल फंड है 5 लाख रुपया। कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए यहाँ पे 5 लाख रुपया यूज हुआ है अलग से। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इन प्रोग्रेस में 5 लाख, टोटल हो गया 10 लाख। ठीक है, बिल्डिंग फंड बोला गया 10 लाख यहाँ पे है। डोनेशन मिला है 2 लाख का। अब कंस्ट्रक्शन में जो है प्रोग्रेस होने से खर्चा हो गया 5 लाख, तो कितना बच गया यहाँ पे 7 लाख। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इन प्रोग्रेस में है तो 5 लाख, अभी फिर भी यहाँ पे रुपया बाकी है 2 लाख रुपया, जो कि एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हो जो कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, जो कि स्पेशल कोई ऐसा केस आता है उसमें पैसा लगाए जाते हैं फंड बेस में ही। ये कैपिटल प्रोजेक्ट फंड की बातें मैंने बोला, जहां पर कैपिटल जो कि लायबिलिटी साइड में ही लिखा जाता है बैलेंस शीट का, उसमें हम लोग बातें करेंगे। अभी जो बिल्डिंग है बच्चा, ये एक एसेट बन चुका है, इसी वजह से एसेट साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं जो कहां पे क्या लिखा जाएगा। अब बोला गया एंडोमेंट फंड्स क्या होता है, These funds arise from the gift या bequest बोला गया, मतलब कोई चीज अगर आपको गिफ्ट मिला है ना तो उसको एंडोमेंट फंड्स के हिसाब से बोल सकते हैं। These funds arise from the gift या bequest बोला गया, it is created with the condition to that arising from the investment of such funds, जो इसको इन्वेस्ट किया जाएगा will be used for the specific purpose। इसका मेन पर्पस होता है इसको बनाने का, to provide the benefit of the specified beneficiary to meet a specific expenses, thus the principal amount of these funds remain unchanged। ये ध्यान रखना है यहाँ पे, प्रिंसिपल बोला यहाँ पे, thus the principal amount of these funds remain unchanged। These funds may be permanent या temporary for a specific period of time। जो एक अच्छे एक खास टाइम के लिए इसको लिखा जाता है, बनाया जाता है, और ये एक गिफ्ट वाले चीज होता है जो कहीं से गिफ्ट दिया उसके हिसाब से एंडोमेंट फंड्स में बन जाते हैं। एन्युटी फंड्स क्या होते हैं बच्चा, बोला गया यहाँ पे दीज फंड्स आर क्रिएटेड बाय द पे रेगुलर फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम टू द स्पेसिफाइड बेनिफिशियरी। जो बेनिफिशियरी है जिसको पैसा मिलेगा उसी को बोलते हैं। दिस अमाउंट इज पेड बाय ड्यूरिंग द लाइफ टाइम टू द बेनिफिशियरी। जो भी अकाउंट खुला है उसको हमेशा पैसा मिलते जाएगा टिल द टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, जब तक उसका डेथ नहीं हो जाता है तब तक उसको जो है इस तरीके के फंड में जो पैसा होगा उसको मिलते जाता है। इसको बोलते हैं एन्युटी फंड। दिस फंड्स क्रिएटेड बाय पे रेगुलर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, लोन फंड क्या होता है, बोला कि these funds are maintained to provide loan for a specific purpose। तो किसी खास मकसद के लिए जब लोन अगर दिए जाते हैं तो हम उसको बोल सकते हैं बच्चा यहाँ पे वो लोन फंड में आएगा। These funds are maintained to provide loan for a specific purpose। These loan are subjected to repayment interest and funds। Its purpose is not earn profit but बोला कि assist the person who is needed। For example education loan, ठीक है ना, ये सब क्या आ जाएगा, ये एक लोन फंड्स के हिसाब से आएगा। एजुकेशन लोन टू द स्टूडेंट टू प्रैक्टिस बोला गया यहाँ पे टू स्टडीज एंड लोन टू विक्टिम ऑफ अर्थक्वेक हो गया, डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक जैसे डिजास्टर हुआ वैसे वाले लोगों के लिए अगर पैसा मिलता है लोन के रूप में उसको लोन फंड के हिसाब से जाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बात करें एनपीओ, ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो किसी को लोन की भी और कर रहा है लोन फंड में, या हम कह सकते हैं कोई स्पोर्ट्स में पैसा लगा दिया, तो ये सब का जो है ना हम लोग को ट्रीटमेंट करना पड़ता है एनपीओ वाले चैप्टर में। ठीक है, चाहे स्पोर्ट्स की बातें करें, चाहे क्या बात करते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल्स की बातें करें, या अर्थक्वेक से रिलेटेड हुआ, या किसी को मैंने लोन दिया है, ठीक है ना, ये फंड के बेसिस पे वो सारे चीज का हम लोग को यहाँ पे इस चैप्टर में ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट की अगर बात करना चाहिए तो आपको पहले से मालूम है, तो बोला गया इट इज अ स्टेटमेंट दैट रिवील द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ बोला गया अकाउंटिंग पीरियड। इट इज सिंपली स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज होता है बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट इज शो द बैलेंस ऑफ ऑल द एसेट लायबिलिटीज फंड्स
reserve in the beginning of the accounting period, it is usually prepared to the ascertainment capital fund in the beginning या other missing them, जो भी रहेगा उसको लिखना पड़ता है। ठीक है, अब बोला कि यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा। इन केस द बोला कैपिटल फंड इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन in the बोला कि then the order to ascertain the capital fund we need to prepare the opening balance sheet, पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कैपिटल फंड इज नहीं मेंशन किया गया है तो उसके लिए पहले आपको ओपनिंग बैलेंस शीट के हिसाब से निकालना पड़ेगा। सो ऑल द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट्स सच एज बिल्डिंग फर्नीचर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग एक्सेट्रा, ऑल द ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटीज सच एज क्रेडिटर्स एडवांस सब्सक्रिप्शंस, ये सारे चीज है ना हम लोग को बैलेंस शीट में लिखना होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी देखना पड़ता है। देखो ये बैलेंस शीट है, ठीक है, एक तरफ एसेट साइड होता है, दूसरी तरफ लायबिलिटी साइड होता है। अब यहाँ पे जो लायबिलिटी साइड बचा, यहाँ पे ध्यान देना है कैपिटल फंड, यहाँ पे सरप्लस में अगर है जो हम लोग बनाए हैं इनकम एक्सपेंडिचर, वहां से अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अगर लॉस हुआ है, डिफिसिट हुआ है, फिर भी यहाँ पे आ जाएगा। कोई लाइफ मेंबरशिप अगर फीस लिया है तो उसको भी यहाँ पे ऐड करना होगा। कोई फंड्स है, चाहे स्पोर्ट्स से अगर मान लो कोई फंड्स है, वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा किस तरफ, लायबिलिटी साइड में। ठीक है ना, उसके बाद बोला कि यहाँ पे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, अगर कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो उसको भी हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, रेंट, सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस, इनकम एंड रिसीव एडवांस अगर दिया गया है तो उसको भी लिखना पड़ेगा। और एडवांस में अगर कोई सब्सक्रिप्शन, लॉकर रेंट एंड अदर इनकम है इसको भी लिखना पड़ेगा। इस चीज को आप ध्यान से यहाँ पे नोट कर ले। उसी तरफ अगर बात करें, अगर हम लोग एसेट साइड में आते बच्चा तो लगे फिक्स एसेट, फर्नीचर, मशीनरी या कोई भी और इसमें एक्स्ट्रा चीज अगर एडिशन है, डिप्रिसिएशन हमेशा क्या होता है फिक्स एसेट पे लगता है, उसको माइनस करके हमको यहाँ पे लिखना है। और जो डिप्रिसिएशन आएगा उसको हम लोग एक्सपेंडिचर में लिख सकते हैं। ठीक है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, ठीक है, स्टॉक ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, सॉरी आउटस्टैंडिंग इनकम है, ये सब यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप इधर लिख सकते हो। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इससे हो गया आपका बैलेंस शीट बन जाएगा। अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बातें जो कि आपके क्वेश्चंस में इस चैप्टर से अधिकतर पूछा जाता है, वो है आपका सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शंस यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शन और दूसरा होता है सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेशल पर्पस के लिए। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शंस आपको क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। तो सब्सक्रिप्शंस क्या होता है, उसमें भी स्पेशल टाइप्स के जो सब्सक्रिप्शन होते हैं बच्चा, उसको आप क्या कह सकते हो। तो बोला कि यहाँ पे इट इज अ टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट इज रिसीव फॉर अकम्प्लिशिंग ए स्पेसिफिक टास्क या ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक एक्टिविटीज फ्रॉम द पार्टिसिपेंट। फॉर एग्जांपल्स के लिए अगर बात करें, टूर्नामेंट हुआ, सब्सक्रिप्शन उसके लिए मिलेगा, कोई गवर्नर पार्टी है उसके लिए हुआ। ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी एक्सेट्रा, इसको बोलते हैं स्पेशल सब्सक्रिप्शन मिलना। ठीक है, कोई मान लीजिए नेता उतार है उसके लिए बताया गया है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, स्पेशल सब्सक्रिप्शन आर शो सेपरेटली ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, जो लायबिलिटी साइड होता है बैलेंस शीट में उसको वहां पे लिखना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन इज डिडक्टेड फ्रॉम द सच सब्सक्रिप्शन, अगर पहले से कोई सब्सक्रिप्शन दिया गया इसमें तो इसके लिए ये सब्सक्रिप्शन को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन दिया गया, इसको थोड़ा ध्यान से देख लें। बोला गया सिचुएशन नंबर 1, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्पेसिफिक टास्क इफ एनी सरप्लस रिमेन देन इट विल बी एडेड टू द कैपिटल फंड। अगर सब कुछ अगर लग रहा है सरप्लस में है तो कैपिटल फंड में आपको जोड़ देना है, अगर माइनस में अगर होगा तो घटा देने हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शंस की बात करें, इट इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनकम व्हिच इज रिसीव्ड from the members of NPO. members pay their amount of subscription, बोला गया periodically मतलब कि एक अंतराल के बाद। ठीक है, ये ऑर्डिनरी होते हैं एनपीओ के हिसाब से। कोई अगर लाइफ मेंबरशिप अगर लेते हैं तो उसमें जो सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं उसके लिए, जैसे मान लो जिम, ठीक है ना, तो जिम में या और भी ऐसे बहुत सारी चीजें होते हैं जिसमें क्या करते हैं लोग सब्सक्रिप्शंस लेके काम करते हैं, है ना। तो वैसे वाले ऑर्डिनरी जो सब्सक्रिप्शंस होता है वो इसी में लिखा जाता है। ठीक है, ये मेन सोर्स जो रेवेन्यू होता है बच्चा ऑर्डिनरी का, ये मेंबरशिप एनपीओ जो लेता है, मेंबरशिप जो लेता है एनपीओ का, उसी से इसको मिलता है पैसा। ठीक है, आप देखो, अब देखो यहाँ पे जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं, इसको आपको याद करना होगा। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस अमाउंट, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं सब्सक्रिप्शंस का। बोला गया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, अगर एट द एंड में अगर सब्सक्रिप्शंस अगर है उसको ऐड कर लेना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है लेकिन एडवांस में और साल के स्टार्टिंग में, जैसे 2026 से भी चलना शुरू हुआ, जनवरी है, ठीक है ना, तो अभी अगर हमको मिल जा रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस में इसी साल के लिए, उसको भी ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बोला गया अगर सब्सक्रिप्शन अगर आपको बकाया है,
स्टार्टिंग में उसको माइनस कर लेना है। वही सब्सक्रिप्शन अगर मान लीजिए आपको रिसीव अगर हो जा रहा है, ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जा रहा है एडवांस में, और वो भी एट द एंड में, एडवांस से मिला लेकिन साल के अंत में, तो उसको आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। लेकिन इसका अगर अकाउंटिंग फॉर्मेट की अगर बात करें तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दिया जाए। ये जो सब्सक्रिप्शंस की मैंने बात बताया बच्चा, ये फॉर्मेट है, इस डेट को आपको ध्यान रखना है, एडवांस कहाँ पे कैसे मिला, आउटस्टैंडिंग कैसे और कहाँ पे है, ये जो एंड में है कि बिगिनिंग में, ये बहुत ही अच्छा है। और 100% कहते हैं क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं, ये 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं। इसको थोड़ा सा अगर मान लीजिए फॉर्मेट में अगर लिखते हैं एडवांस अकाउंटिंग फॉर्मेट में, तो कैसे लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए एडवांस सब्सक्रिप्शन अगर मिलता है बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, उसको क्रेडिट कर देना है। बैक सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है मान लीजिए उसी साल का, उसको भी क्रेडिट कर देना है, इस साइड लिख देना है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है अगर उसी साल के एंड में, ठीक है ना, तो उसको भी क्रेडिट कर देने हैं। बाकी बात अगर मान लीजिए अगर बिगिनिंग में अगर है आउटस्टैंडिंग, उसको हम लोग डेबिट कर देने हैं। और एडवांस सब्सक्रिप्शन अगर दिया गया है और वो भी एट द एंड में, तो उसको हम लोग को डेबिट कर देने हैं। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो भी है बैलेंसिंग फिगर वो बचेगा, ये जो बचेगा फिगर उसको बोलेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये उसमें भी जो बचा था सब्सक्रिप्शंस, वो हमको क्या बचेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जो भी बैलेंसिंग हिसाब बारी करके जो बचा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, लेगेसी क्या होता है, वसीयत क्या होता है बच्चा, तो यहाँ पर देख सकते हो, बोला कि लेगेसी इज ए डोनेशन दैट रिसीव एज ए पर विल या डिजीज पर्सन, जो विल पावर दिया जाता है लेगेसी, ठीक है ना। बोला कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, द ट्रीटमेंट ऑफ लेगेसी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट कंडीशन स्पेसिफाइड विद द रिसिप्ट। लेगेसी 2 तरीके के बताया जाता है, एक होता है रेवेन्यू नेचर का और दूसरा होता है कैपिटल नेचर का। जो रेवेन्यू नेचर का होगा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, इट विल बी शो एज इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान से सुन ले बच्चा, रेवेन्यू नेचर का जितना भी होगा इसका ट्रीटमेंट ये होगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देना है। वही जो कैपिटल नेचर का होगा जिसमें नॉट स्पेसिफिक होगा और एक स्पेसिफिक होगा, ठीक है। और जो स्पेसिफिक नहीं है तो उसको क्या करना है, एक कैपिटल फंड या लायबिलिटी साइड जो होगा ना बैलेंस शीट में, उसमें आपको ऐड कर देना है, ठीक है ना। उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जिसमें कोई स्पेसिफाई कुछ नहीं कहा गया है तो उसको कैपिटल फंड में जाके ऐड कर देना है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट के हिसाब से, ठीक है। वही अगर स्पेसिफिक कर दिया है, मतलब स्पेसिफाई कर दिया है, तो अमाउंट ऑफ लेगेसी विल बी शो सेपरेट ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। जो सेपरेट होगा उसका अलग होगा, उसमें जाकर उसको लिख देना होगा, ठीक है। यहां पर आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं इसको कहां लिखना हो, ठीक है, वैसे मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब बोला कि यहाँ पे ऑनरियम की अगर बात करें, इट इज ए पेमेंट दैट मेड टू पर्सन इन ऑनर ऑफ हिज या हर वॉलंटरी सर्विसेज टू ऑर्गेनाइजेशन। तो एनपीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन अगर मान लो, अगर कोई वैसे पर्सन जो वॉलंटरी अगर रिटायर हो रहे हैं, ठीक है ना, या उसको ऑनर देने के लिए हम लोग उसको अगर मान लेते हैं जो पैसा दिया जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं दिस पेमेंट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर का होता है। सो इट कैन बी आइदर इन कैश या किसी प्रकार का भी उसको ऑनर देने के लिए पैसा दिया जा सकता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये होगा, इट इज सो ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये पैसा दिया जाता है इसीलिए इसको लिखना पड़ेगा एक्सपेंडिचर खाता, ठीक है, एक्सपेंडिचर साइड में। लाइफ मेंबरशिप की अगर बात करें बच्चा, लाइफ मेंबरशिप बोला कि फीस द फीस दैट इज पेड बाय द पीपल टू गेट द मेंबरशिप of an organization for the lifetime usually बोला गया है this fees is treated as capital receipt as its non recurring natures का होता है and the end of benefit this fees is available for lifetime, ठीक है। लेकिन सबसे मेन जो चीज होता है हम लोग जो पढ़ना चाह रहे हैं वह इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर कोई लाइफ मेंबरशिप का फीस अगर दिया है तो आपको रिसीप्ट इन पेमेंट में मैंने बताया था जो आपको कहां पे लिखना होगा। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख सकते बच्चा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द पार्टिकुलर अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, किस प्रकार की ये ऑर्गेनाइजेशन में मिला है। सो इफ नथिंग स्पेसिफाइड अबाउट द लाइफ मेंबरशिप फीस देन इट इज ट्रीटेड कैपिटल received and added to capital fund liability side of the balance sheet of closing balance sheet, ठीक है। मतलब यही हुआ, अगर कोई स्पेसिफाई कर दिया उसमें जाकर उसको ट्रीटमेंट करना, अगर नहीं कहा है तो आपको क्या करना होगा, इस लाइफ मेंबरशिप फीस को ट्रीट कर लेना है कैपिटल रिसीप्ट में जाके कैपिटल फंड में इसको कर देना है ऐड, ठीक है। डोनेशन,
डोनेशंस की अगर बात करें बच्चा तो बोला कि डोनेशन आर काइंड ऑफ गिफ्ट विच आर रिसीव बाय ऑर्गेनाइजेशंस। जो डोनेशन किसी भी प्रकार के गिफ्ट के रूप में अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, डोनेशन। ठीक है, डोनेशन से बोला कि यहाँ पे मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन, अब जो भी मिलेगा चाहे वो कैश मिल सकता है या बोल सकते हैं उसके एक्चुअल बेसिस पे भी मिल सकता है। डोनेशन क्या बोला कि बोथ जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक डोनेशन हो सकता है, जनरली लोग डोनेट कर सकता है या कुछ स्पेशल मकसद के हिसाब से दे सकता है। ठीक है, अब अगर जनरल अगर बात करें डोनेशंस का, बोला कि दिस डोनेशन आर रिसीव एज गिफ्ट from the donor without any specific condition. This donation can be used of carry out the general operation of an organization। तो ये जनरल है, जो कोई भी गिफ्ट के रूप में दे दिया ऑर्गेनाइजेशन को उसको लिख देना। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर बात करें जो जनरल है उसको बोला कि हम लोग को लिखना जो होगा वो जनरल कैपिटल रिसिप्ट के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इफ ट्रीटेड जनरल रेवेन्यू रिसिप्ट देन इट शो द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब भैया यहाँ पे डोनेशन मिला है ना, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो हम लोग बनाते ही उसमें लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चंस में डोनेशन कौन दिया नहीं दिया कैसे दिया है। यहाँ पे जो डोनेशन है हम लोग इनकम साइड में लिखेंगे, क्योंकि किसी का डोनेशन दिया हुआ उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, इनकम ही कहलाएगा, इसीलिए इनकम साइड में इसको लिख देना है। अगर बोला कि यहाँ पे अगर मान लो इफ इट इज ट्रीटेड एज जनरल कैपिटल रिसीव फॉर जनरल देन इट इज डायरेक्टली एडेड टू द कैपिटल फंड। अगर कोई स्पेसिफाई कर दिया है जनरल कैपिटल फंड रिसीव्ड हुआ है जनरल, इसको डायरेक्टली ऐड कर दो कैपिटल फंड और लायबिलिटी साइड ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, स्पेसिफिक डोनेशंस की अगर बात करें, ये बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से आता है। अगर कोई स्पेशल टाइप्स का अगर मान लीजिए डोनेशन है, ये भी एक गिफ्ट के रूप में आपको मिलता है, तो यहाँ पे इसका स्पेसिफिक ऑपरेशंस एज पर कंडीशन के हिसाब से हम लोग करेंगे। और इसका ट्रीटमेंट की अगर बातें करें, इसको डोनेशंस ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो उस रिस्पेक्टिव फंड होगा, जो भी वो रिस्पेक्टिव फंड होगा उस फंड में हम लोग उसको लिखेंगे और इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग लिख देंगे। ठीक है बच्चा, अब मान लो कोई भी अगर एसेट है उसको अगर बेचते हैं तो बेचने के बाद जो पैसा अगर आएगा उसको इनकम में भी लिख सकते हैं। एसेट हैव नो वैल्यू इन द बुक्स ऑफ वैल्यू लेस देन अगर हुआ, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करोगे, अकाउंट ऑफ सेल ऑफ विल बी सो ऑन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देना है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो इनकम हो जाएगा। ठीक है ना, प्रॉफिट विल बी सो ऑन द इनकम साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एसेट, मतलब जो भी अगर आपके पास एसेट है उसको बेचने से कुछ पार्ट उसको बेचे हैं, उससे जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है उससे आप डिडक्ट कर सकते हो बैलेंस शीट में भी। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर लॉस होता है तो क्या करना होगा, माइनस कर देना है। जो लॉस होगा वो एक्सपेंडिचर साइड में चला जाएगा और जो भी एसेट आपने बेचा है जो बुक वैल्यू से कम हो जाए उसको डिडक्ट किया जाएगा उस एसेट्स। ठीक है, सेल ऑफ अगर बात करें यहाँ पे ओल्ड न्यूज़पेपर या मैगजीन्स है, इस सब को अगर बेचते हैं तो सेल ऑफ आइटम सच एज मैगजीन्स न्यूज़पेपर एक्सेट्रा और ऑफ रेकरिंग नेचर का होता है, देयर बाय द इनकम रिसीव फ्रॉम देयर सेल ऑफ कंसीडर्ड एज रेवेन्यू इनकम। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका अगर देखें एज द इनकम रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ सच एज आइटम्स कंसीडर्ड एज रेवेन्यू इनकम। इस सबको याद रखने की जरूरत है। अगर मान लीजिए बेच दिए, पुराना है, इनकम तो हमें करेगा ना, इनकम साइड में इसको ट्रीटमेंट कर ले, मैंने आपको फॉर्मेट बताया। ठीक है, गवर्नमेंट का कोई अगर ग्रांट्स है तो उसको भी क्या करना है बच्चा, दीज आर द फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसी टू द एनपीओ सच एज स्कूल्स हुआ, कॉलेज हुआ, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। इट इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द एनपीओ। देयर कैन बी फॉलोइंग टू केसेज बोला गया रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट का ग्रांट्स। अगर सरकार की तरफ से कोई अगर ग्रांट मिलता है तो उसको हम लोग एक रेवेन्यू की तरह हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे और उसको हम लोग रिसीव पेमेंट के हिसाब से जो रेवेन्यू है, ठीक है ना, उसके हम लोग लिखेंगे इफ द गवर्नमेंट ग्रांट इज रेवेन्यू इन नेचर सो नथिंग इज स्पेसिफाइड फॉर द यूज ऑफ ग्रांट्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोला गया इट इज विल शो द इनकम साइड, क्योंकि हमको कोई ग्रांट मिला भैया तो उस एनपीओ के लिए जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए इनकम है, इसी वजह से इस ग्रांट को हम लोग को क्या करना होगा, इनकम साइड में इसको लिखेंगे, इनकम ऑफ द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड का इनकम साइड में। ठीक है, दूसरा सिचुएशन अगर यहाँ पर देखें, बोला कि यहाँ पे इफ द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट्स इज स्पेसिफाइड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका ये होगा अगर स्पेसिफाई कर दिया, इट विल बी शो ऑन द लायबिलिटी साइड द बैलेंस शीट, अगर कोई स्पेशल अगर है तो। ठीक है, द एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटिंग टू ग्रांट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ अवेलेबल इन द अकाउंट ऑफ सच ग्रांट्स। बच्चों ये जो पीडीएफ आपको देख रहे हैं इसको अच्छे तरीके से आप देख लें, याद कर लें। 100% अगर आप इतना पढ़ के जाते हो
तो आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की अगर बात करें, जैसे आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगर दिया जाता है और उसके हिसाब से अगर आप बनाते हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है, ठीक है ना। अभी रिसीप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट इतना हुआ है और रिसीप्ट इतना हुआ। अब इससे मुझे क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है चैरिटेबल ट्रस्ट का, और मुझे यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है, और इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मुझे क्या बनाना है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो मान लो यहाँ पे जो डोनेशन हुआ मिला होगा, ठीक है ना, तो हम लोग इनकम है तो इनकम से जो भी इनकम वाला आइटम्स होगा इनकम में रख देने हैं, और जो भी पेमेंट वाला जो खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर होगा, उसको यहाँ पे लिख देने हैं। आपके आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल इसके लिए वो मैं आपको बात करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो फास्ट डिवीजन के हिसाब से, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।